नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको लोकसभा चुनावों के हवाले से खबर दिखा देते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड के अंदर भी काम चल रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड का दौरा किया है और देहरादून में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया है। तो इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, लेकिन भाजपा देश को लूट रही है। इसके अलावा यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने देरी से आने के लिए माफी मांगते हुए कहा कि आजकल हवाई यात्रा के लिए भी मोदी की यहां परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है, लैंडिंग के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने भाजपा पर कांग्रेसी जो नेता हैं, नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि धर्म अलग होता है, राज करने की जगह अलग होती है। सुबह अपने गुरुजन का चेहरा नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब टीवी खोलते हैं तो मोदी का चेहरा देखने को मिलता है। भाजपा के लोग मोदी को विष्णु का 11वां अवतार बनाने निकले हुए हैं। तो भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ का यह माया जाल बुनती है। उन्होंने कहा कि मोदी के सपने में नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी आते हैं और राहुल गांधी तो मोदी को सोने नहीं दे रहे हैं। और देश के लिए इंदिरा गांधी ने जान दी है तो राजीव गांधी ने भी जान दी है। तो साफ तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन लगातार लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। एक एक करके आम जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है, लेकिन किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब अपना यहाँ पर भाग जो है उत्तराखंड के अंदर दे रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उस बीच में आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो किस तरह से दौरे को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। लोकसभा की जो तैयारियां हैं, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो तैयारियां की जा रही हैं, इसी पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि कांग्रेस अध्यक्ष जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उत्तराखंड का दौरा करने पहुंचे थे और उस बीच में यहां पर आप देखिए किस तरह से लगातार एक बड़ी बात कहने की बात जरूर कही जा रही थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरह से सूरत हाल उत्तराखंड के अंदर रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना काम करती नजर आ रही है, बूथ स्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस बीच में क्या कुछ कहना है, जरा वो देख लीजिए। आप देखिए एक बात ये है, छोटी सी मेरी गलती हो गई कि मैं थोड़ा देर आ गया। और लोग तो आए थे बहुत और हमने उनको यही समझाया कि डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखना है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षित रखना है। और आज जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है, डेमोक्रेसी पे हमला हो रहा है और ऑटोनोमस बॉडी पे जो आज हमले हो रहे हैं, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के एजेंसीज है, चाहे वो अपना ईडी हो, इनकम टैक्स हो और दूसरे जितने भी एजेंसीज है, उनको खुलेआम मोदी जी और बीजेपी के लोग यूज कर रहे हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी को ये लोग जल्द खत्म करके डिक्टेटरशिप के राह पे लेके जाने की उनकी मंशा दिखती है। तो उस तरीके से वो चल रहा है। इसीलिए हम बोले कि हमारे कार्यकर्ता से सतर्क रहो, मजबूत रहो, एक रहो और आने वाले चुनाव में लड़ो और डरो मत। चलिए। तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक बड़ी बात जरूर कही गई है, लेकिन उस बीच में आपने देखा कि हालात उत्तराखंड के अंदर क्या कुछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए देखने की जरूरत है कि अब सीट पर अपना वर्चस्व किस तरह से रहेगा, वोट बैंक लुभाने के लिए किस तरह से अलग अलग पार्टियां जो है वो काम करेंगी। आगे बढ़ जाते हैं। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस से किनारा कर अपने समर्थकों के साथ यहां भाजपा का दामन थामा और इनमें पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत और कांग्रेस नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मातवार सिंह कंडारी ने भी यहां पर, ये मातवार सिंह कंडारी हैं, उनका बेटा राजीव कंडारी भी शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त राज्य मंत्री राजकुमार ने कराईपुरोला से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल किया है। विधायक शक्तिलाल शाह ने भी कई कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल किया है। केदारनाथ से 2 बार
निर्दलीय चुनाव लड़े हुए यहां कुलदीप रावत ने भी भाजपा का दामन थामा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी में शामिल हुए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता प्रदान की है। तो जाहिर तौर पर अब आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोगों के शामिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। इसी पर जानकारी लेंगे, धनराज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते लोग नजर आ रहे हैं, किस तरह से काम चल रहा है उत्तराखंड के अंदर? जी आशा, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और लगातार अपना जो कुनबा है उसको बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि कई ऐसे कार्यकर्ता कई पार्टियों के कांग्रेस छोड़कर और आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन एक बड़ा झटका अब कांग्रेस को उत्तराखंड में मिलता हुआ नजर आया। क्योंकि जो पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र कोटद्वार से वो विधायक थे, उनको अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इसके चलते कहीं ना कहीं राजनीति अब उत्तराखंड की गर्माती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कोटद्वार के अंदर यदि बात करें तो मेयर के चुनाव भी होने हैं, नगर निकाय के चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे जो नजर बिठाए गड़ाए बैठे थे कि वो मेयर के लिए चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके अरमानों पर अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लाजमी है कि जो शैलेंद्र बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको ही कहीं ना कहीं मेयर का टिकट दिया जा सकता है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल रही है कि जो बीजेपी में शामिल हुए हैं वो सिर्फ इसी शर्त पे हुए हैं कि उनको मेयर का टिकट कोटद्वार से दिया जाएगा। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन अभी यही कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कुनबा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धनराज, इनके अलावा और कौन लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आने वाले समय में, और इसका आघात कितना कांग्रेस को होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पूर्व विधायक शैलेंद्र कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में और भी कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की बात करें या अन्य स्थानीय पार्टियों की बात करें तो सभी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी में विश्वास जता रहे हैं और लगातार बीजेपी का जो कुनबा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यदि इस तरीके से एक कार्यकर्ता कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में जाते रहते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को 2024 के चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जिस तरीके से आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने नुकसान उठाया था और अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में इस तरीके का कांग्रेस को नुकसान उत्तराखंड के अंदर। लेकिन धनराज, सवाल यहाँ पर ये है कि आने वाला समय बताया गया कि कौन सी पार्टी को कितना नुकसान और कितना फायदा, क्योंकि नुकसान और फायदा मुद्दे पर निर्भर करता है। क्या लगता है किन मुद्दों को गिनाने की कोशिश कांग्रेस करेगी और भारतीय जनता, क्योंकि जिस तरह से बूथ लेवल तक जाने की कोशिश करेगी और उसने शुरू भी की है कवायद, उसको मद्देनजर रखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ लेवल पर काम करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे चुनाव हो या ना हो, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार बूथ स्तर पर कार्य करते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं और उनको अपनी जो योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या बीजेपी सरकार की हो, उनको समझाने का प्रयास कहीं ना कहीं जनता को लगातार करते रहते हैं। लेकिन वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जिस तरीके से नुकसान उत्तराखंड में उठाना पड़ता है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, या फिर इस तरीके से जो आप देखते होंगे कि लगातार कांग्रेस के अंदर जो कूटनीति है यानी कि आपस में ही वो लोग भिड़ते रहते हैं। तो इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं जनता जनार्दन जो है वो कांग्रेस से कटती हुई नजर आती है। भारत में जो न्याय यात्रा चलाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, कितना फायदा आने वाले चुनावों में उसको मद्देनजर रखते होगा? क्योंकि यात्रा पहले भी चलाई गई थी, भारत जोड़ो यात्रा, अब न्याय यात्रा चलाई गई है। क्या लगता है लोकसभा चुनावों में कितना फायदा, कितने प्रतिशत वोट बैंक जो है वो बटोर पाएगी कांग्रेस, कुछ अंदाजा? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार यात्राएं पे यात्रा निकाल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की तरफ से चलाई गई थी और अब जो न्याय यात्रा चलाई गई है, क्योंकि उत्तराखंड का जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है उसको लेकर कहीं ना कहीं न्याय यात्रा लगातार कांग्रेस निकालती हुई नजर आ रही है। तो इससे लगता है कि कुछ ना कुछ फायदा जरूर कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन बीजेपी का कहना है
कि कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस अपने साथ ही न्याय नहीं कर पा रही है, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार टूटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वो जनता के साथ क्या न्याय करेगी। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस अपनी जो बात है वो अच्छी तरीके से जनता के बीच नहीं रख पाती है, और इसी कारण कांग्रेस को काफी हानि उत्तराखंड के अंदर उठानी पड़ती है। चलिए धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में किस तरह से हानि उठा सकती है, धनराज का कहना है। लेकिन उससे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से उत्तराखंड के अंदर काम चल रहा है, ये आपने देखा। हर एक पार्टी जो है वो अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान पर उतरी है। अब देखना ही होगा कि लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो किस तरह से मंजर रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, हल्द्वानी आपको लिए चलेंगे और हल्द्वानी में आयोजित मूल निवास 1950 स्वाभिमान रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की है और इस रैली को उत्तराखंड के ही यहाँ 200 संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क से शुरू हुई मूल निवास स्वाभिमान रैली हीरानगर से यहाँ गौलजू मंदिर में जाकर संपन्न हुई है और इस दौरान यहाँ पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक व क्षेत्रीय संगठनों ने भू कानून और उत्तराखंड व्यवसायियों को भी किस तरह से लाभ दिया है। उत्तराखंड वासियों को भी मूल निवास 1950 दिए जाने की मांग की गई और उत्तराखंड भू कानून और मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि यह देहरादून के बाद यहां हल्द्वानी में ये मूल निवास और भू कानून को लेकर दूसरी रैली है जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की है। उन्होंने कहा कि अब यहां पहाड़ी जाग गया है और वह अपने अधिकारों को लेकर ही सड़कों पर उतरना शुरू हो चुका है, यानी कि जब तक उसे वो अपने हक नहीं मिलते हैं तब तक वो रुकने वाला नहीं है। अपने हक की आवाज को लेकर वो सड़कों पर उतरने लगा है। इसलिए सरकारों को चाहिए कि वे उत्तराखंड के मूल निवासियों को स्थायी निवासी के लिए झुनझुने से मुक्त करें और मूल निवास के आधार पर ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों पर 6% आरक्षण दें। साथ ही हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून यहाँ पर भी बनाए। आज क्या कर रहे हैं, अब क्या आगे रणनीति? देखिए, सबसे पहले तो प्रदेश विरोधी ताकतों को पहचानना पड़ेगा। वो प्रदेश विरोधी ताकतें अधिकारियों के रूप में हो सकती है, वो प्रदेश विरोधी ताकतें हमारे नेताओं के रूप में हो सकती है, वो प्रदेश विरोधी ताकतें राजनीतिक दलों के रूप में हो सकती है। पहले उन प्रदेश विरोधी ताकतों को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि समय समय पर यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के राजनीतिक दलों ने ऐसी बयानबाजी की है जिससे कि यहाँ के जो मूल निवासी है उनकी उपेक्षा हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ के नेता बंगाल से आए हुए व्यक्तियों को जनजाति के दर्जे की मांग कर सकते हैं तो उनको यहाँ के लोगों को पहचानना पड़ेगा। वहाँ यहाँ जो मूल निवासी है उनके हकूकों की बात करनी पड़ेगी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ संघर्ष किया है उनके बच्चों के लिए यहाँ जो रोजगार के अवसर थे, जो सरकारी विभाग में समूह की नौकरियां निकलती है, उसमें जो पूर्व में अनिवार्य डॉक्यूमेंट मूल निवास था, उस मूल निवास को हटाकर इन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र कर दिया है। और स्थायी निवास प्रमाण पत्र करने के बाद क्या हुआ कि बाहरी प्रदेश से आए हुए लोग अवैध रूप से 4-4, 5-5 साल में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जिसका असर सीधा रोजगार पर हमारे युवाओं के डाका डाला जा रहा है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी मांग उठ रही है कि हिमाचल की तर्ज पर भू कानून होना चाहिए, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भू कानून चक्राता के भीतर, उत्तराखंड के चक्राता के भीतर लागू है, उस भू कानून को संपूर्ण उत्तराखंड में लागू कर दिया जाए। अपने आप अपने जल जंगल जमीन की रक्षा। तो आम इंसान विकास पार्टी ने प्रदेश के मदरसों में रामायण की पढ़ाई का यहां पर विरोध किया है। इस मुद्दे को लेकर विकासनगर में आम इंसान विकास पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद ने मुख्यमंत्री के इस फैसले की कड़ी शब्दों में ही आलोचना की है। ये कड़े शब्दों में आलोचना करते नजर आए और मदरसों में रामायण की पढ़ाई का गलत इसे ठहरा दिया है कि यहाँ पर ये पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, इस तरह से बात कही गई। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी मदरसों में रामायण पढ़ाए जाने का विरोध करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मदरसों में रामायण पढ़ानी है तो फिर हर सरकारी स्कूल में बच्चों को कुरान पढ़ाने का भी आदेश देना चाहिए। तो ठीक है, अगर उनको रामायण का पाठ पढ़ाना है मदरसों में तो हम मांग ये करते हैं कि कुरान शरीफ जो है सभी सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो है कुरान शरीफ पढ़ाने का भी आदेश जारी करें। तब तो मानते हैं कि हम मुख्यमंत्री जो है एक धर्म की बात नहीं करते, सबकी बात कर रहे हैं। और दूसरे विषय हमारा जो है यूसीसी को लेकर हमने हमेशा
हिस्सा जो है वायु उठाई। और जब से उत्तराखंड के अंदर जो है बीजेपी सरकार ने ऐलान किया था कि हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे, तो हम शुरू से इसकी जो है आवाज उठाते आ रहे हैं। इसके खिलाफ हमने हमेशा आवाज उठाई और अभी भी जो है ये प्रोपेगेंडा डेली चल रहा है चैनलों पर कि हम बहुत जल्द जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कानून जो है लागू करने जा रहे हैं। हम उसका जो है विरोध पहले भी करा हमने और आज भी करते हैं और आगे भी इसका विरोध करेंगे। अगर यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सरकार लागू करेगी तो आप इंसान विकास पार्टी सड़कों पे आगे आंदोलन करेगी। और हम पहले भी राजभवन खुद कर चुके इसी सिलसिले में। जोड़ाई में जब हमने जो है राजभवन पूछ किया वहां पे हमने जो है ज्ञापन दिया कहना कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सीधा जो है तो इसमें काफी लोग देखिए सीधा मुसलमानों के जो हक हकूक है उनको अटैक करता है। और इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। हमारे देश में पहले ही जो है संविधान जो लिखा है वो संविधान बहुत अच्छा है। जिस देश में जो है सभी जाति धर्म के लोग प्यार मोहब्बत से अपने जो है हर धर्म को निभाने का काम कर रहे हैं। और संविधान के अंदर जो है इजाजत दी उसमें अगर कोई बीच में आने का काम करेगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इन चीजों का विरोध करते हैं क्योंकि कई ऐसे जो है मामले यहाँ पे राज्य सरकार ने जो है किए, हमने उनका विरोध किया। हम लैंड जिहाद के भी खिलाफ हैं, लॉ जिहाद के भी खिलाफ हैं, हम यूसीसी के भी खिलाफ हैं। और ये जो भी आज जो है मुख्यमंत्री जी ने क्या कि मदरसों में जो है रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा मुस्लिम के आज बहस करने का हमारा जो है यही जो है आज का हमारा मुद्दा था। तो विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ही अंतर्गत पड़ने वाले यहाँ ठेला रेंज के ही सावलदी कशेरवा नाले के पास से क्या लकड़ी लेने जंगल में गई एक महिला पर भाग ने हमला कर दिया है। उसे खींचकर जंगल ले गया और इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जंगल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और कशेरवा नाले के करीब से महिला के शव को बरामद कर लिया गया। मृतक की पहचान दुर्गा देवी के रूप में की गई और बाघ द्वारा यहां महिला को मौत के घाट उतारने की घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने वन विभाग से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और बाघ को आदमखोर घोषित कर उसे गोली मारने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे यहां पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। गंगा जी आपके सामने उठा के ले गया? हाँ जी, हमारे सामने से ही ले गया, हल्ला गुल्ला करा आपने और सीधा खिंचते ले गया अंदर को। अच्छा, हाँ क्या था? बाघ बाघ था। अच्छा, हाँ, हमारे सामने ले गया, आगे से ही ले गया बाघ। हल्ला करा कितने, हमने हल्ला गुल्ला करा, छोड़ा ही नहीं, उसने सब जगह ले गया। फिर घर आए, फिर घर आके बुला के लगे इनको। ये असल में ये जो सावरदे का टेलर रेंज है उसमें कसूरा बीट है। कसूरा बीट में वो लकड़ी लेने गई थी और वहाँ पे जाके वो अभी पुष्टि नहीं हुई कि बाघ ने या बुल्ला ने किसने अटैक किया है, लेकिन ये है कि मृत्यु हो गई है उसकी, ये पता लगा। उनके परिवार में असल में उनके पति अभी 1-2-1.5 महीने पहले खत्म हुए हैं और महिला अकेली थी वो और उसकी बताते कि विवाहित कोई लड़की है उसकी। तो जंगल में लकड़ी लेने गई थी और डेली का रूटीन हमने लकड़ी लाने का। और बोफर जो है वहाँ पे अंदर जंगल भी नहीं है, मतलब आबादी है, वहाँ मंदिर भी है, इसी के आसपास ही दुर्गा देवी है। अंदर फॉरेस्ट के अंदर गए थे लकड़ी लाने, तो 4 महिलाएं वापस आई, एक महिला आई नहीं थी। तो हमारा टीम वापस उसको ढूंढने जब गए थे तो पता चला कि वो वहाँ पे उनका डेड बॉडी मिला था। तो उस डेड बॉडी को रिकवर करते हुए हमारा टीम वापस आ गई है। हम यही अनुरोध बार बार कर रहे हैं कि ग्रामवासियों को कि आप जंगल की तरफ मत जाइए क्योंकि खतरा भी बढ़ा हुआ है और टाइगर का मूवमेंट बहुत है ये। और आज का जो घटना भी। बोरा जी, आपका नाम क्या है और ये महिला कहाँ से कहाँ को जा रही थी, थोड़ा बताएं। मेरा नाम ललित बोरा है, मैं सावरदे ग्राम पश्चिम का निवासी हूँ। ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं दुर्गा देवी जी, वाइफ श्री दान सिंह सुखियाल जी। ये कुछ महिलाओं के साथ लकड़ी बिनने गए थे, तो ये 8-10 महिलाएं थी, तो ये थोड़ा सा आगे निकल गए उनसे, तो ये लकड़ी बिन रहे थे। तो इतने में वो टाइगर ने इन पर जैसे अटैक किया, उसके बाद ये चिल्लाई एकदम से, मैं मार दिया करके, और औरतें भाग के, ये हल्ला गुल्ला किया, ये भाग गई औरतें। और फिर उसके बाद औरतों ने हमें बताया, तो हम लोग गए, हमारे साथ CTR की टीम थी। फिर जैसे जैसे हम गए घसीट, जहाँ पे हमें मिला कि हाँ यहाँ से मार का ब्लैक मिला, फिर उसके बाद उनका वो दुपट्टा मिला, फिर
क्या कहते हैं, आगे जाके वो सलवार सी मिली, फिर आगे धोती मिली, फिर हम बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए तो आगे जाके मुझे ये आगे मैं ही चल रहा था, मेरे पीछे सीटीआर से डॉल्बी जी थे। और फिर हमने वहाँ मैंने कहा भाई जल्दी आओ, यहीं पे टाइगर जैसे उस पर मुंह से पकड़ के ऐसे घसीट के ले आया, दो टांगों के बीच में ये लेडीज को लिया हुआ था, घसीट के ले जा रहा था। और उसके बाद फिर जाके जब मैंने हल्ला गुल्ला के एकदम से पीछे से फायर की डॉबी जी ने, तब जाके डॉबी ने भी देखा, फिर जाके छोड़ के भागा। तो हमने एकदम 2-3 बंदों ने और भी फायर की वहाँ पे, फिर तब जाके हम इसको लेके आ रहे हैं। अभी तो पूरा ब्लड सब ऐसे लगा हुआ है। तो काशीपुर में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है। ये मामला नगर के मोहल्ला कोटारा ताल के अंदर देखा गया है, जहां निशा सप्रा पत्नी स्वर्गीय अनिल कुमार साइबर ठगी का शिकार हुई हैं। इस महिला से व्हाट्सएप कॉल पर पुलिस के नाम पर 2 लाख रुपए की डिमांड की गई और झांसे में आकर पीड़िता ने यहाँ आप देखिए जो 65,000 रुपए हैं वो अकाउंट में बताए हैं और अकाउंट नंबर भी बताया है। और उसके बाद उसी अकाउंट नंबर में किस तरह से आप देखिए एक बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है, नंबर पर ट्रांसफर कर दिए गए और साइबर ठगी के इस मामले से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मामले की शिकायत साइबर सेल में दर्ज करा दी गई है और महिला के अनुसार जिस व्हाट्सएप से यहां पर कॉल आई है, ये जिस भी व्हाट्सएप नंबर से फोन आया था उस पर 3 स्टार वाले पुलिसकर्मी की डीपी लगी हुई थी और कॉल करने वाले को खुद यहां पर बात करते भी देखा गया और खुद को वो इंस्पेक्टर विजय कुमार बता रहा था। आपके साथ किस तरह का फोन आया? फोन आया था कि बच्चों को तुम्हारे को गलत केस में फंस गए हैं और पैसा चाहिए हमें, नहीं तो उनको 15 साल के लिए डाल देंगे। तो फोन करने वाले ने अपने बारे में क्या बताया कि मैं कौन? पुलिस वाले बताया। कितना आपसे पैसा मांगा? वो तो 2 लाख रुपया लगभग मांग ही रहे थे उस समय। तो आपने कितना उनको दिया? 65,000 रुपये आपको दिया। इसके बाद आपने इसकी सूचना पुलिस को दी या दी थी? दे दी थी, घर वाले आगे सबको बता दिया हमने। क्या कहा था उन्होंने आपसे फोन पर? किस बात पे पैसे मांगे थे? बच्चों ने तुम्हारे को फंसा दिया, दोनों बच्चों को। बोलने वाला ये कह रहा था कि हम पुलिस थाने से हाँ। और कॉल आपकी बंद ही नहीं करने दे रहे थे, कॉल बंद नहीं करने दे रहे थे, किसी से नहीं करने दे रहे थे, बात नहीं करने दे रहे थे। आपने पैसा फिर किस तरह से उनको दिया? उन्होंने कहा था ना जाओगे, पीछे पीछे कैफे, फोन ही नहीं बंद करने दिया, कैफे तक पहुंचा दिया उन्होंने। कैफे में जाकर के आपने बात भी नहीं करने दी, अंदर कह रहे बाहर जाके बात करना, अंदर बात नहीं। अच्छा, जो आपको व्हाट्सएप कॉल आ रही थी, हाँ, उसका फोटो किसका आ रहा था? पुलिस वाले का। बात ये हुई, मैं रामनगर गया हुआ था, मेरे पे फोन आया चाचा का कि ऐसे ऐसे कोई तुम्हारा केस हुआ है। फोन आया मम्मी का, फिर मैंने मम्मी को जब कॉल करी तो मम्मी बता रही कि कोई ऐसे मेरे से लूटपाट हो गई है। तो फिर मैं रामनगर जब घर आया तो जब घर आके पता लगा कि ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे कॉल हुई थी, इनसे कहा गया है कि पुलिस वाले बात कर रहे हैं, तुम्हारे लड़के कहीं फंस गए हैं और हमारी आवाज सुनाई गई रोने की कि रो रहे हैं, देखो मार रहे हैं, इनको सजा हो जाएगी ना, आप पैसे करवा दो। तो था भी नहीं घर पे कोई और, तो इस चक्कर में पैसे घर से उठा के कैश थोड़ा बहुत कैफे चली गई। अब कैफे जाके इन्होंने फिर उनके जो नंबर दिया उन्होंने उस पर इन्होंने ट्रांसफर कर दी, पहले 40 फिर एक 25 ऐसे करके इन्होंने हुआ है। क्या हुआ? तो काशीपुर की कोतवाली पुलिस ने उस समय बड़ी सफलता हाथ लगाई है जब पुलिस ने 2 छात्र वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की है। एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को मिली है और पुलिस द्वारा डडियाल रोड पर ही स्थित मारिया स्कूल के ही करीब यहां वाहन चेकिंग के दौरान ये बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 2 लोगों ने मौके से भागने की भी कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की है। तो इस दौरान यहाँ जो चोरी की गई बाइक है वो भी बरामद की गई है। घटनाओं को अंजाम देने की बात भी लोगों ने स्वीकार कर ली है। तो विवादित ग्रामीणों की भूमि पर बिना जांच बिना अनुमति के ही जेसीबी लगाकर विभागीय अधिकारियों से सांठगांठ कर भूमाफिया अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और मामला देहरादून के ही यहाँ सिहनीवाला के हिमगिरी यूनिवर्सिटी से लगती हुई भूमि का सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उक्त भूमि उनकी है और पिछले कुछ दिनों से रामपुर निवासी द्वारा उनकी भूमि को अपना बताकर देहरादून निवासी एक व्यक्ति को जाली दस्तावेज दिखाकर करोड़ों रुपए में बेच दिया है। उसके बाद ही आप देखिए ग्रामीण राजस्व विभाग व उच्च अधिकारियों के पास न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। जमीन ये मैंने 2015 में खरीदी थी। अच्छा।
2015 से हमने इसमें कुंडे लगा रखे हैं और हमारा भी काबिज है इस पे हम लोग ना। हाँ जी तो पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे कुकरेजा नाम के आदमी है जी और जगदीश सिंह कुकरेजा, भुवनेश्वर उनका लड़का है। उन्होंने कई बार हमें यहाँ स्थानीय चौकी में बुला लिए किस कारण से? कि जमीन हमारी है। अच्छा हमने बोल दिया कि पटवारी को बुला लो और हाँ। बार वो बता देंगे अगर आपकी उदाव रख लेना हमारी होगी हम रख लेंगे। हाँ तो वो लोग पुलिस का दबाव बना के हम पे और यहाँ मशीन लगा दिया है ना। अच्छा कोई परमिशन इसकी ली है इन्होंने? हमने पुलिस चीता वाले आए हुए हैं यहाँ, हमने पूछा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।